हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। ये उत्तराखंड जीके का वीडियो 7 है। इसमें हम कत्यूरी राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कत्यूरी राजवंश। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कत्यूरी राजवंश की जो स्थापना है वो किस तरीके से उत्तराखंड में हुई है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यहाँ एक अराजकता का माहौल क्रिएट हुआ और पौरव वंश की जो स्थापना हुई थी। तो पौरव वंश इस अराजकता के माहौल को रोकने के लिए कुछ समय तक कामयाब रहा, लेकिन वो फाइनली इस अराजकता के माहौल का अंत नहीं कर पाए। तो उस अराजकता के माहौल का जो अंत हुआ था वो हमने पढ़ा था कि कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना से हुआ था। ठीक है, तो ये जो कार्तिकेयपुर राजवंश स्थापित हुआ था, कुछ जो इतिहासकार हैं इस कार्तिकेयपुर को ही कत्यूरी मानते हैं कि कार्तिकेयपुर शब्द से कत्यूरी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो जैसे ही जो पौरव वंश था वो विभिन्न सामंतों के माध्यम से यहाँ पर शासन किया करता था। तो पौरव वंश के कमज़ोर पड़ने से जो उसके सामंत थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गए और उन्होंने एक सामंत अलग से अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना उत्तराखंड में की है। ठीक है, तो कभी कभी जैसे हमने कार्तिकेयपुर राजवंश पढ़ा था या फिर हम कत्यूरी राजवंश की बात कर रहे हैं, तो जो कत्यूरी जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है वो कार्तिकेयपुर से हुई है। ठीक है, तो पौरव वंश के अधीन जो शासक हुआ करते थे हमारे बसंत देव। ठीक है, तो बसंत देव ने जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती है तो बसंत देव ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और अपनी जो राजधानी है वो कार्तिकेयपुर पर बनाकर शासन करना स्टार्ट किया और उस कार्तिकेयपुर से ही कत्यूरी शब्द की उत्पत्ति हुई है। और ये जो उन्होंने राज्य स्टैब्लिश किया जिसकी राजधानी कार्तिकेयपुर थी, इस वंश को ही कत्यूरी राजवंश कहा गया है। ठीक है, कुछ शासक ये मानते हैं या कुछ जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि जो कत्यूरी राजवंश है वो कार्तिकेयपुर राजवंश के बाद आया है, लेकिन कुछ का मानना ये है कि जो कत्यूरी है वो कार्तिकेयपुर शब्द से ही जनरेट हुआ है और ये ही जो है वो कत्यूरी राजवंश थे और बसंत देव जिसके पहले शासक थे। तो इस तरीके से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश में क्या जो डिफरेंस है वो है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जो कत्यूरी राजवंश है उसकी स्थापना जो है वो बसंत देव करते हैं। ठीक है, और अपनी जो राजधानी है उन्होंने कार्तिकेयपुर जो कि जोशीमठ में है उसको बनाकर शासन करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो जैसे हमने कश्मीर का जब इतिहास हम पढ़ेंगे तो उसमें एक शासक हुआ करते हैं जिनका नाम है ललितादित्य मुक्तापिड़। ठीक है, ललितादित्य मुक्तापिड़। ठीक है, उनके एक कवि थे कल्हण, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें कि कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है, बहुत एग्जाम में पूछी गई है कि राजतरंगिणी किसने लिखी है। तो ललितादित्य मुक्तापिड़ के कवि थे कल्हण, जिन्होंने ये एक बुक लिखी है राजतरंगिणी। इस राजतरंगिणी बुक में ये बताया गया है कि ललितादित्य मुक्तापिड़ ने भारत के एक राजा को हराया और उसे हराने के बाद गढ़वाल पर अपना जो है वो अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, तो उस समय में जो यहाँ पर शासक हुआ करते थे वो खरपरदेव हुआ करते थे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि नए वंश की स्थापना हुई थी कार्तिकेयपुर राजवंश पे। तो इस बुक में ये वर्णन किया गया है राजतरंगिणी में कि ललितादित्य मुक्तापिड़ ने भारत के एक शासक को हराकर उत्तराखंड पे अधिकार कर लिया था। तो वहाँ से भी इसका जो हिस्ट्री है उत्तराखंड की थोड़ा लिंक कर दिया गया है। दरअसल इसमें जो इतिहास रहा है उत्तराखंड का इस टाइम पीरियड में, उस समय में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो विभिन्न अभिलेख या शिलालेख पाए गए हैं उन्हीं से उसके जो इतिहास है उसको लिंक किया गया है। तो हम कत्यूरी राजवंश पे बात करते हैं। कत्यूरी राजवंश की स्थापना बसंत देव ने की है और उन्होंने एक उपाधि धारण की है जिसको कहा गया है परम भट्टारक महाराजा धीराज। ठीक है, इसके जितने भी शासक हुए हैं, जितने भी आगे इसके 14 शासकों का वर्णन मिलता है हमें, तो लगभग उन सभी शासकों ने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि कौन से शासक, किस वंश के शासक
परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते थे। तो कत्यूरी राजवंश के शासक ये उपाधि धारण करते थे। ठीक है, तो इसकी जो जानकारी है, हमें कत्यूरी राजवंश की जो जानकारी हमने पढ़ा था कि जो शिलालेख हमें प्राप्त हुए थे पांडुकेश्वर, बागेश्वर और बालेश्वर चंपावत से, उन शिलालेख के माध्यम से हमें कार्तिकेयपुर राजवंश या फिर कत्यूरी राजवंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो बसंत देव के बाद उनके पुत्र इस राज्य पर शासन करने लगे, जिसकी जो जानकारी है हमें वो बागेश्वर शिलालेख से मिलती है। बागेश्वर शिलालेख की अगर हम बात करें तो बागेश्वर शिलालेख जो है वो इस वंश के एक शासक हुए हैं भूदेव, उन्होंने जो है वो निर्मित कराया था। तो इस शिलालेख में इस वंश के काफ़ी सारे राजाओं का, यानी कि 14 राजाओं का वर्णन है। तो इस शिलालेख के माध्यम से हमें पता लगता है कि यहाँ पर बसंत देव हैं, फिर उनके पुत्र शासन किया, उसके बाद फिर दूसरे शासक हुए हैं। तो इसका जो निर्माण है बागेश्वर शिलालेख का, वो भूदेव जो इस वंश के एक शासक हुए हैं उन्होंने कराया था। ठीक है, उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं कि जैसे ये शासन चलता रहा तो उसके बाद एक राजा हुए हैं नरसिंह देव, इसी वंश के एक शासक थे नरसिंह देव, जिन्होंने जो अपनी राजधानी है वो कार्तिकेयपुर से बैजनाथ में शिफ्ट की है। ठीक है, तो बैजनाथ में शिफ्ट करने का जो उनका उद्देश्य था उस पर भी काफ़ी विवाद है। कई लोगों जो यहाँ पर उत्तराखंड में जो जागर नृत्य होता है, यानी धार्मिक जो नृत्य होता है, धार्मिक जो कथाएं हैं, उसमें वर्णन मिलता है कि जो नरसिंह देव थे वो शिकार पे गए थे, उनकी वाइफ जो थी उनकी घर में थी, तब भगवान जो है ब्राह्मण रूप में आए और उन्होंने खाना खिलाया और वो उनके बिस्तर पे सो गए। तभी वहाँ राजा आ गए और राजा ने उनका हाथ काट दिया, तो वहाँ से दूर निकलने लगा और उन्होंने श्राप दे दिया उसे कि तुम ये जगह छोड़ दो। तो इस टाइप की एक जो है काल्पनिक जो घटनाएं हैं, या फिर जो जागर में जो धार्मिक नृत्य जिसको कहा जाता है यहाँ, तो उसमें ये वर्णन मिलता है। लेकिन इसे काल्पनिक आधार पर जो है वो नेगलेक्ट कर देते हैं कई इतिहासकार। तो इतिहासकारों का मानना ये है कि जो राजधानी शिफ्ट करने का जो रीज़न रहा होगा नरसिंह देव का, वो हिमस्खलन रहा होगा कि हिमस्खलन के खतरे को देखते हुए इन्होंने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से बैजनाथ में शिफ्ट की है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने राजधानी शिफ्ट करने के बाद जब ये बैजनाथ में शिफ्ट हो गए, तो उसके बाद जो राजा हुए हैं उनका कोई शिलालेख या फिर किसी टाइप का कोई वर्णन नहीं मिलता है। उसके बाद जो जागर जो धार्मिक नृत्य है उन्हीं के आधार पर अगले राजाओं का वर्णन किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग इसके जो अंतिम शासक हैं वो ब्रह्मदेव हैं। ठीक है, कहीं जागर में ब्रह्मदेव को वीरदेव कहा गया है। ठीक है, कई लोग इसको अलग मानते हैं कि ब्रह्मदेव अलग है, वीरदेव अलग है, लेकिन जो ब्रह्मदेव है वो इसके अंतिम शासक हैं और ब्रह्मदेव को ही वीरदेव कहा गया है जागर में। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जागर क्या होता है उत्तराखंड में, तो जागर एक धार्मिक नृत्य होते हैं जिसमें गाथाओं के माध्यम से जो इतिहास होता है उसको वो गा के जो है नृत्य करते हैं, तो जागर बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो जागर में जो अंतिम शासक हैं कत्यूरी राजवंश के, उनको ब्रह्मदेव को वीरदेव कहा गया है। ठीक है, तो इस टाइप से जो अंतिम शासक हुए हैं, लास्ट में जो शासक हुए हैं कत्यूरी राजवंश के, वो बहुत ही अत्याचारी शासक हुए हैं जिन्होंने अपने हितों को सर्वोपरि माना है और जनता के हितों को नेगलेक्ट किया है। तो इसी काल में जो है जो अंतिम शासक हुए हैं वीरदेव, उनकी जो हत्या थी उन्हीं के एक कर्मचारी ने कर दी थी और कुछ बाह्य आक्रमण भी हुए उनके काल में। तो इस तरीके से इस वंश का जो है वो अंत हो गया था। ठीक है, तो अब हम इनके जो प्रशासन था, जिस तरीके से बहुत ही बड़ा एक राज्य था, तो उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, किस तरीके से प्रशासन चलाते थे, वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो प्रशासन का सबसे मुख्य सर्वोपरि जो जिसके पास शक्ति हुआ करती थी वो शासक हुआ करता था, और शासक एक उपाधि धारण करते थे। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अधिकतर जो राजा थे वो परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया करते थे। ठीक है, तो कई सारे जो राज्य होता था वो कई सारे प्रांत में डिवाइड किया था इन्होंने। ठीक है, प्रांत को इन्होंने विषय में डिवाइड किया था और विषय को ग्राम में डिवाइड किया था। तो सबसे जो छोटी इकाई थी प्रशासन की वो ग्राम थी। ठीक है, और इस सारे को एडमिनिस्ट्रेशन, सारे प्रशासन को चलाने के लिए वो विभिन्न जो है वो व्यक्ति या फिर अधिकारी थे उनको नियुक्त करते थे। तो जो प्रांत के मुख्य अधिकारी होते थे उनको उपरिक कहा गया है, जो कि उस टाइम के गुप्त शासन में भी चलता था ये नाम। तो जो प्रांत के मुख्य अधिकारी थे उनको उपरिक कहा गया है, और जो गांव के मुख्य अधिकारी जैसे कि वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी टाइप होते हैं,
तो उनको महामनुष्य या फिर मुकद्दम कहा जाता था। मुकद्दम उर्दू का शब्द है, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। तो मुकद्दम कहा जाता था ग्राम को, ठीक है। तो जो प्रांत होते हैं, प्रांत को, जैसे प्रांत के जो चीफ होते थे उनको उपरीक कहा जाता था, और प्रांत को भुक्ति भी कहा जाता था, ठीक है। भुक्ति इसलिए कहा जाता कि जो बागेश्वर शिलालेख हमें प्राप्त हुआ था, ये वाला जिसका निर्माण भूदेव ने कराया था, तो इस शिलालेख में एक जय कुल भुक्ति का वर्णन मिलता है हमें, कि जय कुल भुक्ति जो एक प्रांत है, उस प्रांत के लिए सड़क का निर्माण कराया है बसंत देव के पुत्र ने। ये वर्णन मिलता है हमें बागेश्वर शिलालेख से। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो प्रांत है वो भुक्ति ही था, और विभिन्न प्रांतों को जाने वाली सड़क का निर्माण बसंत देव के पुत्र ने कराया था, जिसका वर्णन बागेश्वर शिलालेख में किया गया है, ठीक है। तो इस टाइप से इन्होंने अपने प्रशासन को डिवाइड किया था प्रांत में, प्रांत को विषय में, विषय को ग्राम में। सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, और ग्राम को जो अधिकारी होते थे ग्राम के, वो महामनुष्यम और या फिर मुकद्दम कहलाते थे, ठीक है। उसके बाद इनकी जो सेना थी बहुत ही संगठित सेना थी, और 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था इनको, सैनिकों को। पैदल, अश्व जो घोड़े पर चलते थे, और हाथी वाले और ऊँट वाले जो सैनिक होते थे। और इन सभी सैनिकों के जो चीफ यानी सेना अध्यक्ष होते थे, उनको कहा गया है हस्तस्योव राष्ट्र बलाधिकृत, ठीक है। हस्तस्योव राष्ट्र बलाधिकृत, जो सेना के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी होते थे, उनको कहा गया है। जैसे पिछले उसमें बात की थी हमने, उसमें वो होते थे अलग अलग, जैसे अश्व के अश्वपति, गज के गजपति। तो यहाँ पर जो तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष, सारी जो सेना है उनके जो सेना के अध्यक्ष हैं, वो हसत्य स्वराष्ट्र बलाधिकृत कहा गया है उसको, ठीक है। उसके बाद विभिन्न जो अधिकारी थे उनकी नियुक्ति करते थे विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए राजा। तो इसमें कुछ अधिकारियों का यहाँ वर्णन कर रहे हैं, जैसे कि घटपाल होते थे, ठीक है। घटपाल का काम क्या होता था कि जो पहाड़ी रास्ते में जो प्रवेश द्वार है, उन प्रवेश द्वार पर नज़र रखना, कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन व्यक्ति वहाँ से जा रहा है। यानी कि जो पहाड़ी रास्तों में जो जैसे वर्तमान में आरटीओ वगैरह रहते हैं, तो उस टाइप का कार्य हुआ करता था घटपाल का। पहाड़ी जो प्रवेश द्वार है उनकी सुरक्षा करना और उन पर नज़र रखना, ठीक है, पहाड़ी प्रवेश द्वार की सुरक्षा करना। उसके बाद तरपति हुआ करते थे। तरपति जो नदी घाट बने होते थे उस टाइम में, तो उन नदी घाटों से जो सुरक्षा या फिर जो सुविधा शुल्क है उनकी वसूली किया करते थे। जो नदी घाट होते थे उन पर नहाने वालों से सुविधा शुल्क लिया करते थे तरपति। उसके बाद इसमें था दुसाध्य। दुसाध्य क्या है, जैसे वर्तमान में रॉ या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, इस टाइप का गुप्तचर विभाग हुआ करता था। उसके जो मुखिया हैं उसको बोलते थे दुसाध्य, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और अधिकारी होते थे भोगपति, ठीक है। भोगपति हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। जो भूमि कर होता था हमारा, उसको कलेक्ट करने का काम करते थे भोगपति, ठीक है। भूमि को भोग भी कहा जाता था, और जो भूमि कर है वही इनका एक मुख्य आयकर का साधन हुआ करता था। तो भूमि का जो मेजरमेंट करते थे उस अधिकारी का नाम होता था परमावतार, ठीक है। भूमि को नापने वाले अधिकारी को कहते थे परमावतार। और भूमि नापने की 2 विधियां कत्यूरी राजवंश में प्रचलित थी। एक थी द्रोणवापम और दूसरी थी नालीवापम। ये द्रोणवापम और नालीवापम। नाली वर्तमान में भी प्रचलित है, 1 नाली 2 नाली। जो एक नाली होती है हमारी, वो हमारे 200 स्क्वायर मीटर के इक्वल होती है, ठीक है। तो उस टाइम पर भी ये चलती थी, नालीवापम और द्रोणवापम। तो इस तरीके से इन्होंने अपने जो प्रशासन था उसको जो है चलाया है, ठीक है। अगर हम इस कत्यूरी राजवंश की बात करते हैं तो इसकी जो सामाजिक स्थिति थी वो बहुत ही अच्छी थी, और यहाँ पर शैव धर्म का जो है वो प्रचार था। लेकिन जो दूसरे धर्म वैष्णव धर्म थे उनके मंदिर की भी स्थापना की गई है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरे धर्म थे उनके लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। स्थापत्य कला की अगर बात करते हैं कि उस टाइम में जो कंस्ट्रक्शन उनके टाइम में हुआ है, तो जो विभिन्न मंदिर पाए गए हैं उनके टाइम के, तो उसमें 2 टाइप से उनको क्लासीफाई किया गया है। एक तो छत्रयुक्त मंदिर थे और एक शिखरयुक्त मंदिर थे, ठीक है। छत्रयुक्त मंदिर क्या थे कि उसमें जो मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता था उसके ऊपर एक लकड़ी का छत्र लगाया जाता था, जो कि
और जो छत्रयुक्त मंदिर होते थे उसमें दो चीज़ों का यूज़ किया जाता था, एक तो पाषाण यानी कि पत्थर और लकड़ी। तो मंदिर के टॉप पर हम लकड़ी का छत्र लगाते थे, और जो शिखर युक्त मंदिर होते थे उसमें किसी टाइप का कोई शिखर जो ऊपर छत्र है वो नहीं हुआ करता था, और ये सिर्फ पत्थर से युक्त हुआ करते थे। ठीक है, तो इस टाइप से इनका जो इतिहास है वो रहा है कत्यूरी शासकों का। एक बार हम पूरे वीडियो को रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसके संस्थापक थे वो बसंत देव थे, और बसंत देव ने अपनी जो राजधानी थी वो कार्तिकेयपुर बनाई थी। ठीक है, और इनकी एक उपाधि थी परम भट्टारक महाराजा धीराज। ठीक है, उसके बाद इसके शासकों का इसका जो वर्णन है कत्यूरी राजवंश का वो बागेश्वर शिलालेख, पांडुकेश्वर और बालेश्वर से मिलता है। बागेश्वर शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका जो निर्माण है वो इसी वंश के शासक भूदेव ने कराया था। ठीक है, उसके बाद जो इसके नेक्स्ट काफ़ी शासक हुए हैं, 14 शासक हुए हैं, उनमें से एक नरसिंह देव थे जिन्होंने अपनी जो राजधानी है वो शिफ्ट की थी कार्तिकपुर से बैजनाथ में। ठीक है, तो उसके बाद जो अंतिम शासक हुए हैं वो ब्रह्मदेव हुए हैं, जिनको जागर में वीरदेव नाम दिया गया है। ठीक है, बहुत ही अत्याचारी शासक थे, विभिन्न प्रकार के कर जनता पे लगाया करते थे, तो इसी जनता ने त्रस्त होकर इन्हीं के कर्मचारी ने इनकी हत्या कर दी थी, और इस तरीके से इनका इस वंश का अंत हुआ। तो उसके बाद इनका जो प्रशासन जो चलाया करते थे ये, तो प्रांत हुआ करता था सबसे बड़ा हिस्सा, जैसे वर्तमान में राष्ट्र के बाद स्टेट हुआ करते हैं, तो इसी टाइप से इन्होंने पूरे राज्य को प्रांत में डिवाइड किया था। प्रांत को विषय में, विषय को ग्राम में। ठीक है, तो प्रांत के जो अधिकारी थे मुख्य वो उपरी कहलाते थे। प्रांत को भुक्ति भी कहा जाता था। ठीक है, और प्रांत के बाद जो विषय होता है, विषय के बाद ग्राम थे, ग्राम के जो अधिकारी होते थे वो महामनुष्य या फिर मुकद्दम कहलाते थे। ठीक है, तो भुक्ति प्रांत को कहा जाता था। एक जयकुल भुक्ति का वर्णन मिलता है जिसके लिए सड़क का निर्माण कराया था बसंत देव के पुत्र ने, और इनकी जो सेना थी काफ़ी संगठित हुआ करती थी। जो सेना के मेन अधिकारी होते थे उनको हसत्य स्वराष्ट्र बलाधिकृत कहा गया है। घटपाल जो है वो पहाड़ी रास्तों के जो प्रवेश द्वार है उनकी सुरक्षा किया करते थे। तरपति जो है वो घाटों से जो सुविधा शुल्क वसूला किया करते थे, और गुप्तचर विभाग के जो अध्यक्ष थे वो दुसाध्य कहलाते थे। भोगपति भूमि कर का कलेक्ट किया करते थे। उसके बाद जो परमावतार होते हैं वो भूमि का मेजरमेंट किया करते थे, और भूमि मेजरमेंट की दो प्रणाली विकसित थी, द्रोणवापम और नालीवापम। और दो टाइप के मंदिर उस टाइम में मिलते हैं, एक छत्रयुक्त मिलते हैं, दूसरे शिखरयुक्त मिलते हैं। छत्रयुक्त मंदिर में ऊपर जो है वो लकड़ी का छत्र होता है, जिसमें दो प्रकार की सामग्री मटेरियल का यूज़ किया जाता था, एक हमारे पाषाण, दूसरे लकड़ी कास्ट यानी के, और जो शिखरयुक्त होते हैं वो सिर्फ पाषाण के बने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कत्यूरी राजवंश था। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।